अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है आयशा यूसुफ और मेरे साथ मोहम्मद अकबर बाजवा मौजूद हैं। अकबर कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक ठाक, गुड मॉर्निंग। लग नहीं रहे मुझे। नहीं, मैं बाहर असल में धुंध थी या स्मॉग थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, इस वजह से वो थोड़ा सा मेरे गले में एग्जैक्टली कल भी हमने ये बात की थी और समझ नहीं आ रहा है कि ये स्मॉग है या फॉग है। 3 से 4 दिन हो गए और आज तो हद निगाह इंतहाई कम थी। बड़ा मुश्किल हो रहा था ड्राइवर को भी गाड़ी चलाना। तो इसके ऊपर आज हमें डिटेल से बात करनी है, लेकिन इससे पहले कि अपने टॉपिक्स की जानिब हम जाएं, कल की जरा हम बात कर लेते हैं। कल का मैच मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो उनको खिलाया क्या गया है। अच्छी बात है, वैसे परफॉर्म करना सबने शुरू कर दिया है। वैसे स्कोर इतना ज्यादा नहीं था किया, लेकिन समहाउ मतलब हमारी बॉलिंग इट क्लिक्ड इन और मतलब 160 सम ऑड स्कोर था और उसके बावजूद 169 पाकिस्तान ने स्कोर किया था, लेकिन 166 लास्ट बॉल तक वो ये था, वो एक बॉल पे वो जावेद मियादाद सीन हुआ था वहां पे और वो हो भी सकता था छक्का। नेल बाइटिंग मुकाबला जो है कल का हुआ, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान जीता है और बड़ी मुबारकबाद हम उनको देते हैं, क्योंकि अचानक से मुझे समझ नहीं आती होता क्या है, एकदम से परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, एकदम से बड़ी अच्छी हो जाती है। बहरहाल इसको मेंटेन रखना है, कंसिस्टेंसी बरकरार रहनी चाहिए अगर हमें जीतना है। और आगे PSL जो है वो भी शुरू होने वाला है, तो उसके लिए भी जरा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी पाकिस्तानी टीम की। अभी तो खैर मोराल बड़ा जबरदस्त है, मतलब होम ग्राउंड पे 2-0 से क्लीन स्वीप किया न्यूजीलैंड को टेस्ट सीरीज में। मतलब दिस इज वेरी अनयूजुअल फॉर पाकिस्तान। जो हमारे शायकीन है जो पाकिस्तानी है, उनका मुराल बुलंद करने के लिए जो एंथम बनाया जाता है, मैंने वैसे गलती से न्यूजीलैंड कह दिया, साउथ अफ्रीका को। न्यूजीलैंड ने हमें हराया था, न्यूजीलैंड ने हराया था, बड़ा बुरा हराया था। बहरहाल नेशनल एंथम कह रही हूँ, मुझे क्या हो गया, मैं बात कर रही हूँ जो PSL एंथम बनाया गया है उसके ऊपर भी इस पे अच्छा वैसे तफसीली कोई एक प्रोग्राम होना चाहिए। हम सोशल मीडिया पे जो लोगों का उस पर रिस्पॉन्स आ रहा है और एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, एंड टू ईच इज ओन। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई अप्रिशिएट कर सकता है, कोई नहीं करेगा। Exactly. और जो ओपिनियन मेकर्स हैं उन्हें चाहिए कि कम से कम वो रिफ्रेन करें। अब खास तौर पे मिसाल के तौर पे राहत फतेह अली खान साहब उस पर कोई तज्जिया दे रहे हो तो चलें, समझ आती है। अब उस पर क्रिकेटर्स तज्जिया देना शुरू कर दें, हरफन मौला हो चुके हैं ना हर बंदा यहाँ पे। पॉलिटिक्स में भी क्रिकेटर्स हमारे तज्जिया दे रहे हैं, बल्कि हुकूमत भी कर रहे हैं। जब उसके ऊपर आगे वो प्रोग्राम भी करना शुरू कर देंगे। बहरहाल अपने टॉपिक्स की जानिब आ जाते हैं। आज हमें बात करनी है जी मौसम की। फरवरी का महीना है, मौसम जो है वो इख्तिताम की जानिब होता है सर्दी का, लेकिन उसके बावजूद अनएक्सपेक्टेडली एकदम से फॉग या स्मॉग समझ नहीं आ रही, पंजाब भर में आ गई है। और इसका क्या रीज़न है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ लाहौर चिड़ियाघर से खबर आई कल, वो ये कि शेर के जो बच्चे थे वो अचानक से उनका इंतकाल हो गया। 3 महीने के थे वो गालिबन। हाँ नहीं, पहले भी हो चुके हैं, 2 मेरा ख्याल 4 बच्चे थे, 3 उनमें से पहले उनकी हो गए थे, डेथ हो गई थी उनकी, और फिर उसके बाद ये हो गया। तो इस वक्त खदशा ये है कि ये कोरोना वायरस की वजह से ना हो कि आपको याद होगा जब कोरोना आया था न्यूयॉर्क जू में एक टाइगर को उन्होंने बताया था जी कोरोना हो गया। लेकिन हमारे यहाँ पे एक और मसला भी है ना कि यहाँ पर ट्रेन स्टाफ मौजूद नहीं है जो कि हैंडलिंग सही तरह से नहीं करता। अच्छा, इनब्रीडिंग यहाँ पे बहुत बड़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसका नोटिस लिया था जब इस्लामाबाद चिड़ियाघर के अंदर जो कावन हाथी था या उसके साथ साथ 2 शेर जो थे उनकी हलाकत हो गई थी जब उनको मूव करने की शेरों का यहाँ पे जो बहुत बड़ा मसला है ना वो इनब्रीडिंग का है। इनब्रीडिंग ये कि एक ही नस्ल चली आ रही है, उन्हीं को आपस में ब्रीड करते जा रहे हैं और वो पिछले 40-45 साल से वो 2-3 नस्लें गुजर चुकी हैं और अब उनके अंदर बहुत सारी एनोमलीज आ गई हुई हैं बायोलॉजिकल। तो खैर इस पे बात करेंगे, इस पे हमें बात करनी है। इसके साथ साथ लाफ्टर थेरेपी जो है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, योगा कितना ज़्यादा आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है, तो इस पर हमें बात करनी है। मुझे लाफ्टर थेरेपी जो है ना मुझे समझ नहीं आती, लोग फेक हंस कैसे लेते हैं, और वो भी क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखी हुई बहुत ऊंचा। मैं कहूँगी अकबर को कि अकबर जो है ना ज़रा वो हमें हंस के दिखाएं, थोड़ा सा हमारे साथ मौजूद भी होंगी, हम मुलाकात करवाएंगे आपकी उन ट्रेनर से जो कि लाफ्टर थेरेपी करवाती है। इसके साथ साथ मानूर शहजाद बैडमिंटन प्लेयर है जिन्होंने नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप कंसेक्यूटिवली 5वें साल भी जीत ली है, वो भी आज हमारे साथ मौजूद होंगी। आगाज करते हैं अकबर। बाकायदा तो फॉग की सबसे पहले बात करने। सर्दियां वैसे आशा मुझे ये लगा था कि जैसे गुजर चुकी हैं, कल तक अच्छी खासी गर्मी थी, दोपहर को सूरज धूप चुभ रही थी। टेम्परेचर है अभी भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। अच्छा, मुझे तो काफी बड़ा हुआ लग रहा था। मैं तो कल जब ऑफिस से निकला हूँ तो मुझे AC लगाना पड़ा मुझे गाड़ी के अंदर, इतनी गर्मी थी। अभी अच्छा आपको गर्मी लग रही है? गर्मी लग रही थी, सर्दी नहीं लगी मुझे, गर्मी लगी थी। और उसके बावजूद आज खैर फॉग आ गई, शायद बारिशें नहीं हुई उसकी वजह से, लेकिन ये क्या है, ये फॉग है, फॉग है। हल्की सी फुहार जो है ना वो मुझे महसूस हो रही थी जिस वक्त मैं घर से निकल रही थी। बहरहाल यही हमें जानना है कि ये स्मॉग है या फॉग है। जब फरवरी का मौसम होता है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बस अब सर्दी जो है वो जा रही है, सब अपने कंबल, रज़ाइयाँ, स्वेटर्स, जैकेट सब उठा के रखना शुरू कर देते हैं। लेकिन एकदम से सर्दी जो है वो कम बैक करती है, वापस आती है, और आपको याद आता है वो जो कबर्ड्स में हमने रख दिए थे उनको अब वापस निकालना पड़ेगा। और अब बाहर का मौसम जो है उसको वेलकम करने का वक्त जो है वो करीब आ गया है। ऐसे में
अनएक्सपेक्टेडली गैर मुतवक्के तौर पर जो शदीद धुंध अब सामने आई है उसने सारे मंजर ही धुंधला दिए है। रास्ते धुंध में गुम हो गए हैं जिससे ट्रैफिक को ब्रेकें लग रही हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हद निगाह बहुत कम हो गई है जिसकी वजह से लाहौर सियालकोट मोटरवे बंद कर दिया गया है और M2 लाहौर से पिंडी भट्टियां, M3 लाहौर से समंदरी तक बंद कर दी गई। पंजाब भर में धुंध है। एयरपोर्ट्स की भी अगर बात करें तो काफ़ी फ्लाइट ऑपरेशन बहुत मुतासर हुआ है। 9 परवाजें कैंसिल हुई हैं, 8 जो हैं वो डिले हुई हैं। फयाज मलिक हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे तफसील जानते हैं कि कहाँ से बंद किया गया मोटरवेज को, फ्लाइट ऑपरेशंस कौन से कैंसिल हुई हैं, ट्रेन का स्केड्यूल कैसे मुतासर हुआ है। फयाज बताइएगा तफसीलात इस पर हमारे नाजरीन को। बिल्कुल एकदम जाती सर्दी अगर कहा जाए वापस आ गई है तो ये गलत ना होगा और गुज़श्ता रात से ही धुंध ने शहर की सड़कों पर और खुले मकामात पर डेरे डाल लिए जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो मुकम्मल तौर पर तातुल का शिकार हो गया। अभी भी तकरीबन 10 बजे से ज़ायद का टाइम है और देखा जाए तो धुंध अभी भी सड़कों पर मौजूद है। मोटरवे जो है वो मुकम्मल तौर पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। मोटरवे M1, M2 और M3 जो है और इसके साथ साथ मुल्तान रोड जो कि लाहौर से मुल्तान तक है वहाँ पर भी ट्रैफिक जो है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। और इसी तरह रेलवे स्टेशन पर अगर ट्रेनों की आमतौर देखी जाए तो वो भी तातुल का शिकार हैं, ताख़ीर का शिकार है क्योंकि धुंध की वजह से ट्रेनों की आमतौर पर भी जो है बुरी तरह असर पड़ा है। इंटरनेशनल और लोकल परवाजें जो हैं वो भी तातुल का शिकार है, ताख़ीर का शिकार है। धुंध की वजह से ऑपरेशन जो है उसको वक्ती तौर पर रोक दिया गया है। इस हवाले से महकमा मौसमियात का कहना है कि धुंध की वजह से हद निगाह जो है वो 50 से 100 मीटर है और आइंदा 2 से 3 रोज तक भी धुंध पड़ने का इम्कान उन्होंने जाहिर किया है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको आज का दर्जा हरारत बताऊं तो आज का दर्जा हरारत कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 दर्जे तक रहने का इम्कान है। जी ठीक, फयाज बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। इसी पर बात कर लेते हैं। डायरेक्टर मेट खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है। खालिद महमूद साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए, ये इस वक्त जो हम अपनी माहौल में देख रहे हैं ये स्मॉग है या फॉग है और क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस तरह की फॉग या स्मॉग हो सकती है इस मौसम में? देखिए, नॉर्मली होता ये है कि इस सीजन में फॉग जो है वो जनवरी में खत्म हो जाती है और मैक्सिमम जनवरी के एंड या फरवरी के 1-2 तारीख तक आगे नहीं जाती। लेकिन इस दफा ये हुआ है कि आपके पास एक ड्राई स्पेल आ गया और उस ड्राई स्पेल की वजह से एटमॉस्फेयर को टाइम मिल गया कि उसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे उन्होंने अपना रोल अदा किया। उसकी वजह से आपको ये स्मोक, बेसिकली ये फॉग नहीं है, ये स्मोक है। और उसकी मेन रीजन ये है, जैसे मैंने कहा कि ड्राई स्पेल है, उस ड्राई स्पेल की वजह से जो कार्बन आइटम्स है वो आगे पोल्यूशन। खालिद साहब, ये कब तक रहने का इम्कान है ये ड्राई स्पेल? को बारिशों की उम्मीद है नियर फ्यूचर? ड्राई स्पेल इंशाल्लाह मैक्सिमम जो है वो 20 तारीख तक रहेगी। 20 के बाद वेदर सिस्टम अप्रोच कर रहा है और आने वाले जो 10 दिन है फरवरी के वो इंशाल्लाह वेट रहेंगे, तो उस वजह से फॉग में काफी हद तक कमी वाक़ हो जाएगी। और खालिद साहब ये बताइए, ये जो मौसम अभी भी हम देख रहे हैं काफी हद तक टेम्परेचर जो है वो बढ़ चुका है, मजीद कब तक तब्दील हो जाएगा ये मौसम? ये जैसे मैंने आपको कहा कि वेदर सिस्टम अप्रोच कर रहा है अगले लास्ट 10 डेज ऑफ फरवरी के, तो उसमें टेम्परेचर जो है वो एक जगह बहुत ज्यादा नीचे तो नहीं आएगा लेकिन स्टेगनेंट हो जाएगा, एक जगह स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा और उससे ज्यादा फिर बढ़ेगा नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया। खालिद महमूद साहब डायरेक्टर मेट हमारे साथ मौजूद थे और वो यही कह रहे हैं कि ये फॉग नहीं है, ये स्मॉग है। अब मुझे समझ आ रही है कि और वो ये कह रहे हैं कि ये अगले 10 दिन बर्दाश्त करनी पड़ेगी कम से कम, क्योंकि वेदर सिस्टम जो नया जिससे बारिश बरसानी है वो कम से कम 20th के बाद, 20th फेब के बाद वो पंजाब में ख्याल रखना पड़ेगा। तो भाई कोरोना से भी बचेंगे, स्मॉग से भी बचेंगे, मास्क पहन लें, थोड़ा सा SOPs का ख्याल रख लें और अगर ज़रूरत नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहरहाल हमें तो निकलना ही पड़ता है, ऑफिस आना होता है। आगे बढ़ जाते हैं जी अपने अगले टॉपिक की जानिब। और कोरोना की बात हुई है तो उसी की बात कर लेते हैं कि कोरोना ने दुनिया भर में वहशत फैलाई है और इस बीमारी ने गुज़िश्ता 1-1.5 साल के दौरान हम कह सकते हैं कि ना सिर्फ इंसानों को मुतासर किया है बल्कि जानवर जो है, कहा जा रहा है जानवरों को मुतासर किया। उस पर कोई बहुत वैसे कॉन्क्रीट प्रूफ है नहीं अभी तक दुनिया अभी है नहीं, लेकिन उसके बावजूद कुछ हमारे यहाँ पे जो वेटनरी हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटी है ना, वो ये कह रहे हैं उन्हें कुछ खदशा लग रहा है कि यहाँ पे जो शेर के बच्चे मरे हैं लाहौर जू में, उसके पीछे भी कोरोना वायरस का हाथ है। वो कह ही रहे हैं कि कंफर्म नहीं हुआ है ये, वो तशवीश जाहिर कर रहे हैं। और वो चूंकि वो कह रहे हैं ना कि पोस्टमार्टम जो हुआ है उसमें बच्चे जो थे उनके फेफड़ों में पानी था, तो इस वजह से उन्हें ये लग रहा है कि कोरोना भी चूंकि यही काम करता है
इन्फेक्शन इतनी हो जाती है और फेफड़ों में पानी भर जाता है, तो वो उन्हें लग रहा है कि हो सकता है ये कोरोना से इन्फेक्ट हुए हों बच्चे, जिसकी वजह से इनकी डेथ हुई है। बिल्कुल ऐसे। तो लाहौर का चिड़ियाघर में ये वाक़या पेश आया है जहाँ पर कोरोना के बायस वाइट टाइगर के 2 बच्चों की हलाकत जो है वो आजकल शहर सुर्खियों में नज़र आ रही है हमें। और यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस के माहिरीन, जैसा कि अकबर भी बता रहे थे, कि उनको खदशा है कि ये शेर के दोनों बच्चे जो हैं वो मूजी वायरस का शिकार हुए हैं और उससे ही उनकी मौत वाक़ई हुई है। लेकिन वही बात अभी तक कंफर्म जो है ये पहले इनसे नहीं बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा इस पे बैकग्राउंड कुछ बताना चाहूँगा। मैंने भी एक दौर में इस पर काफ़ी रिपोर्टिंग की है। एनीवेज, डिप्टी डायरेक्टर चिड़ियाघर लाहौर किरण सलीम साहिबा हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। किरण सलीम साहिबा, ये बताएं कि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये जो सफ़ेद शेर के 2 बच्चे थे उनकी मौत कोरोना के बायस हुई, तो इस हवाले से अब तक क्या तहकीकात हो चुकी हैं, क्या मालूमात सामने आ चुकी हैं, ये कितनी तक़वियत मिली है आप लोगों के इस खदशे को तहकीकात के बाद? 2 टाइगर के बच्चे जिनकी 30 जनवरी को हलाकत हुई थी, हमारा तरीक़ाकार के मुताबिक उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसमें ये शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये कोरोना वायरस की वजह से इनकी डेथ हुई है। गो कि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन एक हम इसमें जो अपनी प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे होते हैं और जो हमारा एक रूटीन प्रैक्टिस भी है, उसके मुताबिक हमने अपने तमाम एनिमल्स को चेक किया है, उनकी सिम्टोमेटिक स्क्रीनिंग की है अपने इंडिविजुअल एनिमल्स की कि कोई कोरोना से रिलेटेड कोई सिम्टम, कोई इलामात जो वो ज़ाहिर हो रही हों उनमें अपने एनिमल्स में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किसी एनिमल में किसी किस्म का कोई कोरोना रिलेटेड सिम्टम मौजूद नहीं है। अच्छा किरण साहिबा, चिड़ियाघर के 6 के करीब मुलाजमीन में भी कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस पाया गया, उसकी तशखीस हुई थी, तो जानवरों को कोरोना से महफूज बनाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं वहाँ पर? ज़ू की हमारी एक जब से कोरोना के बाद से एक प्रैक्टिस है कि हम हर 2 महीने बाद अपने तमाम मुलाजमीन के टेस्ट करा रहे होते हैं और साथ साथ हम अपनी एनिमल की सिम्टोमेटिक स्क्रीनिंग भी कर रहे होते हैं। इस वक्त जब हमने अब की बार अपने जो है एनिमल कीपर्स के जो टेस्ट कराए हैं, उसमें जो हमारा जानवरों की देखभाल करने वाला स्टाफ है, इसमें 6 लोगों में कोरोना पॉजिटिव आया है। लेकिन ये वो हमारा स्टाफ है जो कि माशाल्लाह हेल्थ में बिल्कुल ठीक हैं और किसी किस्म के सिम्टम्स इनमें मौजूद नहीं थे, लेकिन तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स को अडॉप्ट करते हुए हमने इनको ऑफ ड्यूटी कर दिया है और ये ड्यूटी पर तभी दोबारा वापस आएंगे जब इनके टेस्ट नेगेटिव आ जाते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारी एनिमल का, जैसे मैंने जिक्र किया, जो हम सिम्टोमेटिक स्क्रीनिंग के बाद भी जो हमारा एक तो हमारा स्क्रीनिंग का तरीकाकार है, उसके साथ साथ फिर जो हम इनके लिए जो डिसइंफेक्टेंट जो स्प्रेस हम कर रहे होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया गया है विद इन इंक्लोयर्स और इंक्लोयर्स के बाहर वॉकवेज के ऊपर। ये तमाम जो हैं काम हो रहे हैं। और किरण साहबा, ये शेर के बच्चे जो हैं ये कितना अरसा तक बीमार रहे, इनको क्या अलामात थी और डॉक्टर्स ने क्या इस बारे में कुछ तजवीज़ किया था इनको इलाज के लिए? शेर के बच्चे हमारे पास वाइट टाइगर के, सफ़ेद जो टाइगर के बच्चे हैं हमारे पास, ये तकरीबन 3 महीने के अब हो चुके थे। जब ये पैदा हुए हैं तो इनको इनकी मदर ने अटेंड नहीं किया था। डे 1 से ये हैंड रियर किए गए हैं, तो जाहिर है एक इनके साथ जो हमारा इंटरेक्शन है हमारे स्टाफ का वो बहुत ज़्यादा था दूसरे एनिमल्स की नस्बत। इसमें वैसे तो माशाल्लाह इनकी हेल्थ ओवरऑल ठीक जा रही थी, लेकिन 26 जनवरी में इनमें डायरिया और वॉमिटिंग इन्होंने रिपोर्ट की गई थी और उसके बाद फिर इन्होंने अपनी खुराक लेनी वो बंद कर दी थी, जिसके अगेंस्ट इनको ट्रीटमेंट दिया जाता रहा। और इनके ट्रीटमेंट में हम एनिमल्स को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, जो उसकी इलामात होती हैं, जो अगर कोई जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो ब्लड टेस्ट वगैरह कराए जाते हैं, ये उसके मुताबिक ट्रीटमेंट दिया जा रहा होता है। अब जो इलामात जाहिर हुई हैं उसमें डायरिया और वॉमिटिंग थी और खाना पीना छोड़ देना था। ये इलामात कहीं से भी कोरोना की तरफ निशानदेही नहीं कर रही थी, इसलिए उनको जो ट्रीटमेंट दिया गया था वो डायरिया और वॉमिटिंग के अगेंस्ट ही दिया जा रहा था। ठीक है, बहुत शुक्रिया किरण साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। अच्छा, एंड पे वो भी यही बात करी थी आयशा के जो अलामात थी, डायरिया, खाना पीना छोड़ देना, एज कोरोना की नहीं है। लेकिन मैं इस पे यहाँ पे एक चीज़ पे स्ट्रेस करना चाह रहा था, वो ये है कि ये बहुत अरसे से मामला चल रहा है। आप अभी गूगल कर लें, आपको बहुत सी स्टोरीज मिल जाएंगी। मैं बजाते खुद कवर कर चुका हूँ लाहौर जू की स्टोरीज, और ये पिछले 12-14 साल से चल रही हैं। वो ये कि इन ब्रीडिंग इस कदर हो चुकी है, 35-40 साल से एक पेयर था, उसी के आगे बच्चे, उनके आगे बच्चे आपस में क्रॉस, उनके आगे बच्चे। इन ब्रीडिंग की वजह से सबसे बड़ा मसला इनको जो है ये फेफड़ों वाली जो बात कर रही थी और जो डायरिया की बात कर रही थी, इम्यूनिटी बहुत लो हो चुकी है, बोन्स बहुत ब्रिटल हो गई हैं, बहुत कमजोर हो गई हैं। साइंटिस्ट तो इंसानों में भी मना करते हैं कि कजन मैरिज भी नहीं होनी चाहिए।
ये देखें एग्जैक्टली दिस इज द पॉइंट। अब उसकी तरफ उस तरह से तवज्जो ये दे नहीं रहे। अब वो विरासती बीमारियां जो होती हैं वो फिर आपके खानदान के अंदर ही चलती रहती हैं, इसलिए इनकरेज किया जाता है कि कजन मैरिज नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से जानवरों के अंदर खास तौर पे साइबेरियन टाइगर्स में ना ये काफी ज्यादा रहा है। ये पहले भी इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज रही हैं, और खास तौर पे लाहौर ज़ू की, लाहौर सफारी की। ठीक हो गया। बहरहाल अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि ये कोरोना था या नहीं था, इस पर तहकीक की जा रही है, और जब भी सामने आएगा तो डेफिनेटली पता चलेगा कि आखिर इनकी जो मौत हुई है वो किस वजह से हुई है। तो आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले टॉपिक की जानिब, और मुलाकात हमें आपकी करवानी है बैडमिंटन प्लेयर से जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और पाकिस्तान में हम ये देख रहे हैं गुज़िश्ता चंद सालों से कि बैडमिंटन का खेल जो है बहुत ज़्यादा मकबूल होता जा रहा है। और रिसेंटली खैबर पख्तूनख्वा में कौमी बैडमिंटन चैम्पियनशिप हुई थी, और ख़वातीन के ये मुकाबले थे। इनमें पाकिस्तानी बैडमिंटन स्टार माहूर शहजाद ने एक मरतबा फिर से अपना लोहा मनवाया। 5वीं मरतबा अकबर इन्होंने ये टाइटल जो है अपने नाम किया, और अपने टाइटल का दिफा करने में ये कामयाब हुई हैं। वाह वाह। माहूर शहजाद दुनिया की 150वीं बेहतरीन बैडमिंटन प्लेयर रैंकिंग में आने वाली पहली पाकिस्तानी खातून खिलाड़ी हैं। आलमी रैंकिंग में 133rd नंबर पर वो आती हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात आयशा पता है कि यहाँ पे मुझे जो खुशी इस चीज़ की होती है कि एक तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हमारे यहाँ पे उतनी ज़्यादा प्रमोटेड है नहीं, और फिर खास तौर पे जब लड़कियां नाम रोशन करती हैं तो कुछ ज़्यादा खुशी होती है। एग्जैक्टली बड़ी बात है कि मतलब मुझे तो कुछ ज़्यादा ही होती है, क्योंकि एग्जैक्टली पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर जब ख़वातीन इस तरह से आगे बढ़कर अपना नाम जो है बनाती हैं और ये बताती हैं कि वो भी किसी से कम नहीं है, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। इनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि IBA कराची से अकाउंट्स और बिजनेस में ग्रेजुएशन की डिग्री भी इनके पास है। इसके साथ साथ माहूर जो है उनकी अगली मंजिल इंटरनेशनल चैम्पियन बनना है, और माहूर शहजाद आज हमारी मेहमान हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा ये भी बता दें कि एशियन गेम्स 2014 में ये हिस्सा ले चुकी हैं। इसके साथ साथ कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं उसमें भी 2018 में ये हिस्सा ले चुकी हैं, और अपनी पढ़ाई भी इन्होंने नहीं छोड़ी है। ये भी कितनी इंपॉर्टेंट बात है। ये सबसे कमाल बात है कि IBA मतलब एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान का। IBA और लम्स ये दो ही हैं जिनके बारे में ये अकाउंटिंग या फाइनेंस वगैरह, आपने अकाउंट्स इन बिजनेस में ग्रेजुएशन डिग्री है। और अनलाइक मैनी अदर स्टार्स पाकिस्तान में somehow वो सैडली वो पढ़ाई उनकी फिर जेपरडाइज हो जाती है। डेफिनेटली वो दूसरी एक्टिविटीज में ज्यादा आ जाते हैं और उसमें उनका ज्यादा जबरदस्त बात यहाँ पे ये है कि इन्होंने अपनी और बड़ी जबरदस्त पढ़ाई की है, खाली ये भी नहीं कि मतलब मेरे जैसा पढ़ाओ। इसके साथ साथ इसमें ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके पेरेंट्स इसके अंदर आपको कितना ज्यादा ना सिर्फ सपोर्ट करते हैं बल्कि आपको अपनी इस शौक के साथ साथ, इस खेल के साथ साथ आपको अपनी पढ़ाई भी जारी रखने के लिए थोड़ा सा उनका प्रेशर भी जरूरी होता है। तो माहूर शहजाद आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। माहूर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो ये बताइए, 5वीं मर्तबा आप नेशनल बैडमिंटन चैम्पियन बनी हैं, तो कैसा महसूस होता है अपने टाइटल का दिफा करना और कितनी मेहनत करनी पड़ती है? मैं समझती हूँ जो नेशनल चैम्पियन होता है और जो अपना टाइटल डिफेंड कर रहा था उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे होती हैं। और क्योंकि मैं लास्ट टूर्नामेंट्स में भी प्लेयर्स को काफ़ी मार्जिन से हराती हुई आई हुई हूँ, तो वो हमेशा लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बार भी वही परफॉर्मेंस देगी, अंडर 10 हराएगी सबको। तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था मेरे ऊपर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने उस प्रेशर को अच्छे से कोप अप किया एंड आई बिकेम द नेशनल चैम्पियन। वो कहते हैं ना कि जीत जाना कमाल नहीं होता, लेकिन जीत को मेंटेन रखना कमाल होता है, और वही आप बात कर रही हैं। तो ये बताइए कि आप एक तो कब से आपने शुरू किया बैडमिंटन खेलना, और आपने कब सोचा कि मुझे ये नेशनल लेवल और फिर इंटरनेशनल लेवल तक इसको लेकर जाना है? मेरे जो पापा हैं उन्होंने जूनियर लेवल तक बैडमिंटन खेला था, तो उन्होंने शुरू से ही सोचा हुआ था कि मैं अपनी बेटियों को बैडमिंटन खिलाऊंगा। तो जब मैं 12 इयर्स की थी तो मैंने अपनी बड़ी बहन के साथ सनसेट क्लब वहाँ पे खेलना शुरू किया। तो और 13 इयर्स में हम लोगों ने फर्स्ट टाइम जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया, और 13 इयर्स में मैं अंडर 19 नेशनल चैम्पियन बन गई थी। हाँ, और मेरा जो फाइनल्स है वो मेरी बड़ी बहन के साथ आए थे और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं उसको हरा दूंगी, लेकिन मैंने उसको स्ट्रेट सेट्स में हराया एंड आई बिकेम द नेशनल जूनियर नेशनल चैंपियन। मैनेज कैसे खेल के साथ? और मतलब बाकायदा मैं दाद इस चीज़ की दे रहा हूँ कि जो पढ़ा है ना बिजनेस एंड अकाउंट्स, जैसे हमारे सब्जेक्ट्स हैं आर्ट्स के और यू नो ये इजी रहते हैं ज़रा मामला, ये बहरहाल मतलब साइंसेस पढ़ना, उनको टाइम देना, उसमें प्रैक्टिस काफ़ी होती है, और फिर साथ ये स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस। हाउ डिड यू मैनेज इट? बहुत मुश्किल था, क्योंकि आपको पता है ACF की डिग्री आसान नहीं होती, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो जब मेरा 2014 में IBA में एडमिशन हुआ था, तो उस वक्त जो वहाँ IBA के डीन थे डॉक्टर इशरत हुसैन, उनके साथ मीटिंग की थी और बताया था क्योंकि मेरे ये टूर्स होंगे और IBA की अटेंडेंस पॉलिसी काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो फिर उन्होंने कहा था कि वो लोग पूरी कोशिश करेंगे कि मुझे सपोर्ट करें,
और फिर उन्होंने जैसे मेरे जो एग्ज़ाम्स मिस हो जाते थे दोबारा ले लेते थे, लेकिन मुझे खुद भी बहुत मेहनत करना पड़ी। जैसे कि ऐसा भी टाइम था कि मैं इमिग्रेशन लाइंस पे खड़ी होकर पढ़ रही होती थी, कैंप्स में मैंने अपने असाइनमेंट्स किए हैं, तो काफ़ी मुश्किल था IBA और स्पोर्ट्स को साथ अच्छा लेके अच्छा, आप चलना। खुद भी कि मेरी पढ़ाई जो है एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, या आप कहती थी कि चलो मेरा ये वाला करियर जो स्पोर्ट्स का करियर है वो तो चल ही रहा है, तो पढ़ाई थोड़ा सा हो भी जाए तो ठीक है, या पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा आपको कहा कि नहीं आपको अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करनी है? नहीं, मुझे खुद था कि मैं दोनों चीज़ें अच्छे लेवल पे करूं। जब मेरा IBA में एडमिशन हुआ था तो पापा ने कहा तुम IBA में नहीं जाओ बल्कि सुफा यूनिवर्सिटी में चले जाओ, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें कोई इशू नहीं होगा, वो लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं एक इजी पाथ नहीं लेना चाहती, मैं एक चैलेंजिंग पाथ लेना चाहती हूँ और मैं दोनों चीज़ों को अच्छे लेवल पे करना चाहती हूँ। और मेरे जैसे O लेवल्स में भी 6 स्टार्स 2 A's आए, A लेवल्स में भी 2 स्टार 2 A's आए, तो पेरेंट्स की तरफ से कभी इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था कि आपने दोनों चीज़ों में अच्छा करना है। वो मेरे अंदर ओन था कि मैंने दोनों चीज़ों पे बेस्ट परफॉर्म करना है। बेहतरीन, ज़बरदस्त है, तो बड़ी खूबसूरत मोटिवेशनल स्टोरी है वैसे। और दूसरा ये मुझे बताओ कि इंटरनेशनल अब आगे इरादा है तो वो उसका क्या पाथवे है अब आगे, कब तक हम एक्सपेक्ट करें टू सी माहूर इन एन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन? अभी मैंने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भी मेडल लिया, जैसे पाकिस्तान इंटरनेशनल सीरीज़ 2019 में मैंने गोल्ड मेडल लिया था, और फिर इसके अलावा नेपाल इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2018 में गोल्ड मेडल लिया, बल्गारिया इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2019 में ब्रॉन्ज मेडल लिया, पाकिस्तान इंटरनेशनल सीरीज़ 2017 में गोल्ड मेडल लिया, और अभी मेरी करंट वर्ल्ड रैंकिंग 133 है। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं वर्ल्ड के टॉप 100 प्लेयर्स में आके इंशाल्लाह पाकिस्तान को ओलंपिक्स 2021 में रिप्रेजेंट करूँ, और इसलिए मैं प्लान कर रही हूँ कि मार्च में जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होने तो वो मैं खेलना शुरू करूँ। और फेडरेशन कितना सपोर्ट करती है? डेफिनेटली जब आप प्रैक्टिस करती हैं तो उसके लिए स्पॉन्सर्स भी चाहिए होते हैं, जब आपने जाना होता है, उसके साथ साथ आपकी सारी डाइट और ये सब चीज़ें, इनको किस तरह से मैनेज करती हैं? फेडरेशन सपोर्ट करना चाहती है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है, इसलिए वो हमें टूर्नामेंट्स पे नहीं भेज सकते, और इस वजह से पाकिस्तान में कैंप्स नहीं लग रहे। तो जो भी करना पड़ता है मैं या तो खुद अपने ओन पे करती हूँ, या मैं एशियन ओलंपिक प्रोजेक्ट 2020 का पार्ट हूँ, तो बैडमिंटन एशिया जो है टूर्नामेंट स्पॉन्सर करती है। लेकिन फेडरेशन के जो हमारे सेक्रेटरी है मिस्टर वाजिद अली, उनकी अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। और जब मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल सीरीज़ 2019 में जीती थी तो उन्होंने ब्लैक कैश प्राइज़ दिया था, और ये उनकी वजह से है कि उन्होंने मुझे एशियन ओलंपिक प्रोजेक्ट 2020 के सिलेक्शन ट्रेनिंग कैंप में भेजा, जिसकी वजह से मैं सेलेक्ट हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस प्रोग्राम का 3 इयर्स से पार्ट हूँ। वेरी नाइस। अच्छा माहूर, हम एक बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले जब व्हेन वी वर इंट्रोड्यूसिंग यू, वो ये था कि पाकिस्तान में एक तो स्पोर्ट्स का उतना रुझान वैसे नहीं रहा, मतलब हुकूमती सरपरस्ती जैसे भी आप बात कर रही हैं वो नहीं है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ख़वातीन ख़ास तौर पे मुश्किल होता है यहाँ पे। 100 तरह के स्टिग्मास हैं, 100 तरह के मामला हैं, प्रेशर्स होते हैं, और सिंपली कहूँगा तंग करते हैं लोग। तो इस तरह के प्रेशर्स का या इस तरह के मामलात का फेस किया? उस तरह तो नहीं, जैसे जो लोग होते हैं, लड़कियां होती हैं, उनको नॉर्मली सुनने को मिलता है कि नहीं आप स्टडीज पे ज़्यादा ध्यान दें या घर के काम में दें, खेल में तो कुछ नहीं रखा। घर में तो शादी की भी बात की जाती है ना कि मतलब इस खेल में जा रही हो तो फिर शादी किस तरह से होगी, यू नो। नहीं, क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली से पूरी सपोर्ट थी, तो मुझे इन चीज़ों से तो नहीं गुजरना पड़ा। लेकिन हाँ, बैडमिंटन में बहुत पॉलिटिक्स है। जैसे जहाँ पे कराची में खेलती हूँ, तो जो सीनियर प्लेयर थी उन्होंने जो कोच मुझे उस वक्त खिलाते थे, तो उन्होंने उनको मना कर दिया मुझे खिलाने से, और फिर उन्होंने मुझे खिलाना छोड़ दिया। तो इस तरह की पॉलिटिक्स हैं बैडमिंटन में भी। पॉलिटिक्स यहाँ पर भी फेस करनी पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद आप अच्छा काम कर रही हैं और आप जीतती आई हैं, और आई होप कि आगे भी आप इसी तरह से न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि अपना भी, अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन करते हैं। बहुत शुक्रिया माहूर शहजाद हमारे साथ मौजूद थी। और जी बड़ा ही ज़बरदस्त हम जो बात कर रहे थे कि माहूर अभी 24-25 की हैं, और इस उम्र में इनकी मोटिवेशन आपने देखी है, और जी वो कहते हैं कि चैलेंजेस और स्पोर्ट्स वाला भी, मतलब दोनों प्रोफेशन होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और उन्होंने खुद से ये पाथ जो है वो चूज़ किया है कि उन्हें अपनी जो एजुकेशन है उसको भी अच्छा वाला करना है, और उसके साथ साथ अपना जो करियर है वो भी ज़रा अच्छा होना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज़ है यहाँ पे, नाज़रीन को देते जाएं कि जनूबी वज़ीरिस्तान का इलाका है मकीन, वहाँ पे दहशतगर्दों की फोर्सेस पर फायरिंग, सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई सामने आई और 4 दहशतगर्द इस मुकाबले में हलाक हुए हैं। बिल्कुल, ISPR ये बता रहा है कि चारों जवानों ने जाम शहादत नोश कर लिया है, और शहीद होने वालों में लांस नायक इमरान अली, सिपाही आतिफ जहांगीर, सिपाही अनीसुर रहमान और सिपाही अजीज़ शामिल हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। मियाँ शाहिद बताइएगा, ISPR ने मज़ीद क्या बताया इस बारे में? ISPR का कहना है कि जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस की मकीन में चेक पोस्ट पर फायरिंग की गई है, और फायरिंग के तबादले में 4 फौजी जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं।
लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई से 4 दहशतगर्द भी मारे गए हैं और शहीद होने वाले सिपाहियों में लाख नायक इमरान अली, सिपाही आतिफ, जहांगीर, सिपाही अनीसुर रहमान और सिपाही अजीज शामिल हैं। इस वक्त वहाँ इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो भरपूर कार्रवाई कर रही हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया मियां शाहिद, अपडेट किया। और यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे लाफ्टर थेरेपी की। हंस हंस के कैसे आपने अपने स्ट्रेस को कम करना है, एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। वेलकम बैक। और अकबर शायर ने कहा था कि हंसी हंसी में हर एक गम छुपाने आते हैं। वैसे शायर ने ये भी कहा था कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। एक शायर ने ये भी कहा था कि क्यों इतना हंस रहे हो, लोग पागल कहेंगे। बहरहाल शायर का ये जो कुलिया है, इस पर माहिरीन नफ्सियात जो हैं उन्होंने कहा कि इस पर तहकीकात करनी चाहिए। तो उन्होंने तहकीकात की तो एक जो रिजल्ट सामने आया वो आया लाफ्टर योगा की सूरत में, कि शायर बेसिकली ये कहना चाह रहा था कि जितने मर्जी गम हो हंस हंस के उनको ख़त्म करना चाहिए, यानी बिला वजह कह कहे लगाएं और हर गम को भूल जाएं। लाफ्टर योगा के दौरान आप फ़ोन पर किसी से लतीफ़ा सुनने की अदाकारी कर सकते हैं और हंसते हैं तो कभी तालियां बजाकर रक्स करते हुए हंसते हैं। ये क्या है? उसका मतलब ये है, वो कहना ये चाह रहे हैं असल में थेरेपी ये है, इफ़ आई मेक ब्रेक इट डाउन टू दिस, कि बजाय इसके कि आप गम से पागल हो जाएं, आप बगैर वजह के हंसना शुरू कर दें, चाहे आप हंसते हुए पागल लगना शुरू हो जाएं, लेकिन आप सच्ची ही पागल नहीं होंगे। एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेते हैं, आप बस रहने दें, आप एक्सपर्ट बन के हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद सुलाफे नकवी जो कि योगा एक्सपर्ट हैं, उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है, उनसे जान लेते हैं। सुलाफे, ये योगा जो है लाफ्टर योगा या लाफ्टर थेरेपी, ये क्या है और मतलब इसमें हंस हंस के पागल हो जाना है, ये किस तरह से आपके लिए बेनिफिशियल है? थैंक्स फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। अभी तो लाफ्टर थेरेपी ही चल रही थी। एक्चुअली ये होता ये है कि इसमें सिर्फ आपको ब्रीदिंग का एक पैटर्न होता है, जिसमें कि आप जब इनहेल करते हो तो आपका पेट जो है वो बाहर आना चाहिए। नॉर्मली हमारा पेट अंदर जाता है, एक्सहेल करते हो तो आपका पेट तब अंदर जाना चाहिए। बस ब्रीदिंग का पैटर्न नोटिस करते हैं। और दूसरा, आपको डायाफ्राम से हंसना होता है, यानी कि आपको ऑक्सीजन भरनी है अपने अंदर और उसके बाद आप हंसते हो। आपने अक्सर योगीज को देखा होगा, जब वो हंस रहे होते हैं तो उनकी पूरी बॉडी मूव करती है। तो वो इसीलिए होती है कि वो एक हंसी का एक पैटर्न है, एक सांस का एक रिदम है। उसमें होता ये है कि जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सही से जाएगी तो बहुत सारी बीमारियों का क्योर भी होता है, आप हील भी जल्दी होना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली ऑक्सीजन ज्यादा जानी चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा जानी चाहिए। उसमें इम्यूनिटी आपकी बेहतर होना शुरू हो जाती है और इम्यूनिटी बेहतर होने से आप मजबूत इंसान होते हैं। दूसरा ये इट्स डिफरेंट फ्रॉम लाफ्टर थेरेपी, इट्स लाफ्टर योगा। बिल्कुल, लाफ्टर योगा, लाफ्टर थेरेपी काइंड ऑफ सेम थिंग, बट थोड़ा सा डिफरेंस इसमें आ जाता है कि हम ब्रीदिंग पर ज्यादा इसको नोटिस करते हैं। साथ क्लैपिंग के कुछ पैटर्न होते हैं कि आप क्लैप कर रहे हो, बिकॉज आपके नर्व्स एंड टर्मिनल्स आप इनको एक्टिवेट करते हैं साथ जब इस तरह कर रहे होते हो। ये उन लोगों के लिए आसान होता है जो कहते हैं कि मैं पोस्चर्स नहीं कर सकता, मुझे एक्सरसाइज थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, मुझे मेडिटेशन मुश्किल लग रही है, तो मैं क्या करूं? फिर हम उनको यही कहते हैं कि अगर स्टार्ट आपको लेना है तो 45 डिग्री का एंगल अपनी आंखों को देते हुए सबसे पहले वॉक करना शुरू करें। जब आप वॉक करना शुरू करते हो तो आपकी मेंटल स्टेट चेंज होती है, आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हो। ये कैथारसिस है जो हम नॉर्मली नहीं कर पा रहे होते। तो जब आप 1 मिनट का गुस्सा करते हैं, डिग्रीज का क्या लेना देना है वैसे? इसमें ये होता है कि आपकी जो जब इंसान कोई भी सैड होता है या कोई भी इमोशनल स्टेट से गुजर रहा होता है तो उसकी आंखें नीचे होती हैं, वो उसको ज्यादा स्टिमुलेट करता है। आपको क्या करना होता है? आपने आंखें ऊपर रखी ताकि आप अपने सबकॉन्शियस को जी, बल्कि कॉन्शियसली आप इसको ये करेंगे कि अपनी आंखें आपने ऊपर रखी, बिल्कुल 45 डिग्री का एंगल रखते हुए, उसके बाद आपने वो शुरू किया। बाद में आप अपनी हंसी शुरू कर सकते हैं। आपने इनहेल किया। लोगों के लिए ये ज्यादा फायदेमंद होता है, किन लोगों को करना चाहिए ये डेफिनेटली सब लोगों को करना चाहिए। इवन जिन लोगों को कॉन्फिडेंस का इशू होता है कि वो लोग कर नहीं पा रहे, किसी को डील नहीं कर पा रहे, प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे, होता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इससे बहुत बेहतर होती हैं। एंजाइटी जो आपको होती है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। जो आपको डिप्रेशन से आप हैं वो आप उससे रिलैक्स होना शुरू होंगे और आप प्रेजेंट में जीना शुरू करेंगे। बिकॉज माइंड का जो ब्रेन हैज नो ब्रेन, उसको नहीं पता कि आप क्यों हंस रहे हो। आप हंस रहे हो, इट मींस आप खुश हो, आपका एंडोर्फिन रिलीज होगा, सेरोटोनिन रिलीज होगा। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बल्कि अपने आप को खुद जैसे कहते हैं, एक तो विल पावर होनी चाहिए आपकी। दूसरा ये कि अगर आप कॉन्शियसली भी यहाँ सिर्फ स्माइल ये कर लेते हो ना,
आप थोड़ी देर आपकी मेंटल स्टेट थोड़ी देर में चेंज होना शुरू हो जाएगी। मूड स्विंग्स के जिनको प्रॉब्लम होते हैं, ब्लड प्रेशर लोअर करने में ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ बता देना कि अगर आप 1 मिनट के लिए गुस्सा करते हैं तो 4 to 5 आवर्स के लिए आपकी इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाती है, और अगर आप हंसते हैं 1 मिनट के लिए तो 24 आवर्स के लिए आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। मतलब कोरोना की सिचुएशन में तो फिर बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आपको इम्यूनिटी ये जो वॉक वाला था, ये एक और चीज़ मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये कहीं पे आप चलो वो तो हो गया कि आपने आंखों का लेवल ऊपर रखना है, ये ट्रेडमिल पे भी उतना यूजफुल है जितना आप किसी पार्क में वॉक कर रहे हैं? ट्रेडमिल पे बल्कि ज़्यादा यूजफुल होगा। आपने अच्छा पॉइंट रेज किया। क्यों? क्योंकि आप जब फिजिकल एक्टिविटी में होते हो आपका एंडोर्फिन रिलीज होता है जिसे हम हैप्पीनेस का हार्मोन कहते हैं। उस टाइम पे वो आपको मजीद ट्रिगर करेगा, मजीद स्टिमुलेट करेगा कि उस टाइम आप थोड़ी सी आंखें पर, अक्सर हम लोग करते हैं जिम में बहुत तंग आए हुए होते हैं और अफसोस में है कि पता नहीं मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहा हूँ, मुझे वेट रिड्यूस करना है। आपको वो बल्कि हेल्प करेगा। आपने 45 डिग्री का एंगल जैसे अपनी आंखों को दिया, आप रिलैक्स होना शुरू होंगे, आपकी मेंटल स्टेट चेंज होना शुरू हो जाएगी। और दूसरा, मुस्कुराएं, हंसें। एक दफा जब आप ये थेरेपी शुरू करते हो ना, उसके बाद आपको खुद ही हंसी आने शुरू हो जाती है। अपने ऊपर ही हंसी आना शुरू हो जाती है। इससे बेहतर आप अपने आप पे हंस लें, दूसरे ना हंसें आप पे। वो मैंने बात वैसे ठीक की थी ना कि बजाय इसके कि आप गम से पागल हो Very जाए, right. आप हंस लें, लोग आपको चाहे कह लें कि पागल हो गया है, लेकिन आप असल में पागल होने से बच जाएंगे। मुझे आपकी बात पे यकीन नहीं था तो मैंने इसलिए कहा था कि अब आगे आपको यकीन। ओपिनियन जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, सुलाफे जो हैं इसके अलावा भी काफी कुछ करती हैं, वो भी जरा उनके बारे में भी जान लेते हैं। इसके अलावा आपने क्या क्या किया है? मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैंने 1 घंटे में 18,983 पंचेस करके फख्र पंजाब का टाइटल भी लिया, प्राइड ऑफ पाकिस्तान का टाइटल भी लिया PBR से। इसके अलावा मैं हीलर हूँ, रेकी मास्टर हूँ, हिप्नोटिस्ट हूँ, EFT थेरेपिस्ट हूँ, योगा करती हूँ, फिटनेस करती हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ। खुद थक गई हैं बता। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप क्या नहीं करती? क्या नहीं करती? मैं गुस्सा नहीं करती। Oh, very nice. Good गुस्सा answer. लोगों को तंग नहीं करती। ये इसकी जो है ना, मैं सोच रही हूँ कि मैं आपसे थोड़ी सी ना ट्रेनिंग दूं, क्योंकि ना ये मूड स्विंग्स का इशू जो है ना बहुत रियल है। वक्त हमारे पास खत्म हो गया, उसके बाद मैं उनसे जो है कोशिश करूँगी इनसे जाके सेशन भी ले लूँ। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं मुफ्त में करवाना चाह रही हूँ, परेशान ना हो, पैसे देके उनसे मैं सेशन करवाऊंगी। बहुत शुक्रिया सुलाफे, आपने टाइम निकाला, हमारे स्टूडियो में आई। और जी, आपको आसान सा कुलिया जो है वो मिल गया है कि अगर आपको गम है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो इसका आसान सा हल एक्सरसाइज तो होती है, उसके साथ अगर आप लाफ्टर थेरेपी करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। एक ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे वापस आते हैं, एक और स्टोरी। इतनी मासूम सी शक्ल बना के ना आप मेरे साथ नहीं, मैं सोच रहा था अभी कुछ और, मैं चाह नहीं रहा कि इस वक्त मेरा कहका निकल जाए। ओके, चलो एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर से खुशामदीद। और कहते हैं कि शौक का कोई मोल नहीं होता है, और पेशावर में एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसने घर में 20 के करीब मुख्तलिफ नस्ल के कुत्ते पाल रखे हैं। और अकबर, कुत्तों के बारे में कहा जाता है कि एक भी अगर आपके पास घर में मौजूद हो तो उसकी वैसे ही देखभाल करनी पड़ती है जैसे छोटे बच्चों की करते हैं। हाँ, लेकिन तो 20 के करीब मुझे इब्ने इंशा याद आ गए। उन्होंने अपने किताब का एक जो दिबाचा लिखा, उसमें उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसमें उन्होंने कहा है कि कुत्ता जो है वो बहुत अच्छा जानवर है और रखना चाहिए क्योंकि इंसान कुत्ते का बहुत अच्छा दोस्त होता है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने भी एक कुत्ता रखा हुआ है। तो इन लोगों ने इन शख्स ने तो 20 के करीब रखी है। और एक और बात जो पता चली वो ये कि ये सुबह उठते हैं और एक एक करके सबको वॉक पर लेकर जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इसके अलावा ये कोई काम नहीं करते होंगे। नहीं, इनका बिजनेस भी होगा यकीनन, हो सकता है ये बिजनेस भी हो। जुनैद आलम ने रिपोर्ट तैयार की है, वो देख लेते हैं। कहते हैं पालतू जानवर पालना और उनकी देखभाल करना हर इंसान की बस की बात नहीं। पेशावर के एक नौजवान ने घर में बैरूनी ममालिक से मंगवाए गए 20 कुत्ते पाल रखे हैं, जिनमें जर्मन शेफर्ड, स्टाक कोट और रशियन पपी शामिल हैं। वो रोजाना सुबह सवेरे बारी बारी इन कुत्तों को वॉक पर ले जाता है और खुराक में उनको बिस्किट, चावल समेत दीगर खालिस चीजें खाने को देता है। इंपोर्टेड कुत्ते मंगवाए जिसमें ये आर्नेट नाम है इसका, ये पोलैंड से इंपोर्ट हुआ है, ये ऑडियन है, ये जो है रशिया से इंपोर्ट हुआ है। तो इस तरह मेरे पास ये और कुत्ते हैं, सारे इंपोर्टेड कुत्ते हैं सारे हमारे पास। ये कलेक्शन हमारे पास, इसमें फिर लॉन्ग कोट भी है, स्टार कोट भी है और मुख्तलिफ किस्म के कलर के हमारे पास पड़े हुए हैं। पालतू कुत्तों के शौकीन इस नौजवान का कहना है कि 20 कुत्तों की देखभाल पर उनका माहाना 10,000 से ज्यादा खर्चा आता है। कैमरामैन असद अली के साथ जुनैद आलम, GNN पेशावर। 10,000 से ज़्यादा खर्चा आता है सिर्फ इनकी देखभाल के ऊपर। मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आप ना मेरे ख्याल से अपना खर्चा जो है वो साइड पे कर देते हैं इनकी देखभाल की जहाँ पर बात आती है। तो लेकिन जब आपका शौक हो तो आप अपने शौक के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इसके साथ ही जी वक्त ख़त्म हो गया है। अब हमारी आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।